स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार हमने टॉपिक उठाया था अल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जिसमें हमने ये बताया था कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे मुल्क चैलेंज दे रहे हैं यूएस को, इसलिए उनका नाम पड़ा है अल्टरनेटिव सेंटर्स, यानी वो सब्स्टिट्यूट सेंटर्स बन चुके हैं इस वक्त इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर के। और हमने यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया था। पहला यूरोपियन यूनियन एंड सेकंड आसियान एंड थर्ड वन चाइना। और पिछले बार हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन, यूरोपियन यूनियन के फीचर्स और कैसे यूरोपियन यूनियन एक्ट करता है एज अल्टरनेटिव सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो आज हम दूसरे इकोनॉमिक सेंटर या पॉलिटिकल सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इस सेंटर का नाम है आसियान। आसियान का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान मीन्स एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इससे साफ पता चलता है, टाइटल से ही पता चलता है, ये डील करता है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। जिस तरह यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी क्योंकि उसमें सिर्फ यूरोप के ही ममालिक शामिल थे, इसी तरह से आप यहां पे देखो कि वर्ल्ड में एक हिस्सा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और वो हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया। यानी ये ग्रुप है उन नेशंस का जिनका ताल्लुक एक ही रीजन से है। उस रीजन का नाम है साउथ ईस्ट एशिया। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या रहा। जैसा कि आपको मालूम है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये वो 2 जंग है जिसने पूरी दुनिया में अफरा तफरी कायम की, जिसने पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली, माली, जानी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का असर साउथ एशिया में भी देखा गया। इसीलिए साउथ एशिया के कुछ मुल्कों ने यह फैसला किया कि हम आपस में जुड़ेंगे एक साथ, ताकि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे। जो हमारा जानी माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर का सिलसिला शुरू हुआ दुनिया में, जो बाइपोलरिटी का सिलसिला शुरू हुआ दुनिया में, उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ छोटे छोटे मुल्कों को। तो इसलिए आपको याद रखना है, ये बात है 1961 की, 31 जुलाई 1961। 3 मुल्क, साउथ ईस्ट एशिया के 3 मुल्क, एक मुल्क का नाम है मलेशिया, दूसरे मुल्क का नाम है फिलीपींस और तीसरे मुल्क का नाम है थाईलैंड। यानी 3 मुल्कों ने पहल की। ये 3 मुल्क है मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। ये बात है 31 जुलाई 1961 की। इन तीनों ने फैसला किया एक दूसरे के साथ जुड़ने का। इन तीनों ने फैसला किया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद कॉपरेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कॉपरेशन in terms of security, cooperation in terms of culture, cooperation in terms of eradication of disputes and conflicts। ये सारे मसले थे इन मुल्कों में। तो इनका अजाला करने के लिए ये 3 मुल्क आपस में जुड़ गए, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। और इन तीनों मुल्कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा आसा, ASA। मैं बात इस वक्त नहीं कर रहा हूं आसियान। जिस तरह आपने यूरोपियन यूनियन में देखा
यूरोपियन यूनियन बाद में बनी, पहले छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। जैसे यूरोपियन यूनियन की शुरुआत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से हुई, उसके बाद यूरोपियन यूनियन बना। इन द सेम वे पहले 3 मुल्कों ने पहल की और इन 3 मुल्कों ने 31 जुलाई 1961 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ा आसा। मगर इन 3 मुल्कों का ताल्लुक किस रीजन के साथ था? साउथ ईस्ट एशिया। आसा का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया, आसा, ASA। उसके बाद 1961 के बाद साउथ ईस्ट एशिया में फर्क दिखने लगे। फर्क मतलब ये 3 मुल्क जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, इनमें बहुत सारी चेंजेस देखी गई। इनकी इकोनॉमी अब बढ़ रही थी, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे, पॉलिटिकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे पूरे वर्ल्ड में। लिहाजा जो दूसरे मुल्क थे उनको भी लगा हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए। तो आपको याद रखना है, ये बात है 8 अगस्त 1967 की। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक समिट चल रहा था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पे साउथ ईस्ट एशिया के 5 मुल्कों के 5 फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे। एक यही 3 यानी इन 3 मुल्कों के 3 फॉरेन मिनिस्टर्स, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। इसके अलावा और 2 मुल्क, एक मुल्क का नाम है इंडोनेशिया और दूसरे मुल्क का नाम है सिंगापुर। पहले कितने थे? 3। मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया था जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा आसा। लेकिन यह बात है 31 जुलाई 1961 की। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं 8 अगस्त 1967 की, यानी ऑन 8 अगस्त 1967 5 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो 5 मुल्क थे उनके 5 फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिल गए बैंकॉक में। बैंकॉक अभी मैंने बताया थाईलैंड की राजधानी, वहां पे ही एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहां पे ही इन 5 फॉरेन मिनिस्टर्स का मिलन हुआ। तो इन 5 मिनिस्टर्स ने फैसला किया एक दूसरे के साथ जुड़ने का। 3 तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड ऑलरेडी एक यूनिट की शक्ल में, एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में जुड़े हुए थे। लेकिन अब इनके साथ और 2 शामिल हो गए, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया और इस एग्रीमेंट के तहत 8 अगस्त 1967 को एक एग्रीमेंट के तहत उन्होंने आसा की जगह, यानी पहले जो आसा बना था, आसा को तब्दील किया गया एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में और उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा आसियान। मामूली सी फर्क है। आसा का मतलब अभी मैंने बताया एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया, और आसियान में आपको सिर्फ थोड़ी सी चेंज करनी है। आसियान का भी यही मतलब है, लेकिन थोड़ी चेंज करनी है हमें। अभी हमें लिखना है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी इसमें एडिशन होता है नेशंस का और एशिया के साथ एम जुड़ता है एशियन नेशंस। यानी आसा के बदले आसा 1961 से लेकर 67 तक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन 3 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद 5 मुल्क इससे जुड़ गए। 5 मुल्क फिर मैं बता रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर।
तो इन 5 मुल्कों ने एक एसोसिएशन को जन्म लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बनाया बैंकॉक में, इसीलिए इस डिक्लेरेशन का नाम पड़ा है बैंकॉक डिक्लेरेशन। कभी कभार क्या होता है, आप एक्सपेक्ट ये करते हो हमें क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट इज मेंट बाय आसियान। उस किस्म के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय यूरोपियन यूनियन, व्हाट इज मेंट बाय आसियान या कुछ और। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कभी कभार एक एग्जामिनर बीच में से भी कोई क्वेश्चन निकाल सकता है, जैसे कि आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। तब आप कहोगे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अभी जो बताया कि 5 फॉरेन मिनिस्टर्स का मिलन बैंकॉक में हुआ, तो बैंकॉक में ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आसियान। यानी डिक्लेयर इन्होंने कहां पे किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की डिक्लेरेशन इन्होंने कहां पे की, बैंकॉक में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो कल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मींट बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो आप कहोगे 8 अगस्त 1967 को 5 मुल्कों का मिलन हुआ आपस में, 5 मुल्कों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील दिया, तो इसीलिए इस डिक्लेरेशन का नाम पड़ा है बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो अब यहां तक हमें यह मालूम है आसियान इज द ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। लेकिन आपको यह भी याद रखना है इन्होंने ये क्लोज्ड ग्रुप नहीं बनाया, इन्होंने उसी दिन इसके दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ओपन रखा, पूरे वर्ल्ड के मुल्कों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक रीजन के लिए। उस रीजन का नाम है साउथ ईस्ट एशिया। यानी साउथ ईस्ट एशिया में अगर और कोई मुल्क चाहेगा वो भी आसियान का हिस्सा बन सकता है। तो ऐसा हुआ भी, जब एक एक करके मुल्कों को यह लगा कि बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है उन मुल्कों की जिनका ताल्लुक आसियान के साथ है, जो आसियान के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद एक एक करके इसमें और मुल्क जुड़ गए। अब हम एक एक करके ये नहीं बताएंगे बर्मा कब जुड़ा, कंबोडिया कब जुड़ा, म्यांमार कब जुड़ा, ब्रूनी कब जुड़ा, बल्कि हम सीधे ये अब कहेंगे अगर आपको अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मींट बाय आसियान, तो आप लिखोगे आसियान इज द ग्रुप ऑफ 10 नेशंस, क्योंकि अभी तक साउथ ईस्ट एशिया के 10 मुल्क इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम कहेंगे आसियान इज द ग्रुप ऑफ 10 nations of Southeast Asia. It is the regional organization meant for cooperation in terms of peace, in terms of development, in terms of technology, in terms of security, in terms of economy, in terms of politics. गाइस हर शोबे में इनको आप एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करनी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस आसियान का जो हेडक्वार्टर है, आसियान का हेडक्वार्टर मौजूद है जकार्ता में। क्योंकि कभी कभार शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको यह भी आ सकता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड, तो आप आंसर लिखोगे द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज लोकेटेड एट जकार्ता। जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया में। जिस तरह बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक में जो एग्रीमेंट हुआ, बैंकॉक में जो ट्रीटी साइन हो गई, उसका नाम पड़ा फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसी तरह से यहां पे भी आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है आसियान का, वो कहां पे है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। और कल भी मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मुझे लगता है कि फीचर जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस के सेम टू सेम होते हैं। यानी अगर कभी आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सार्क, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आसियान, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अमन चाहती है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन
में आप लिखोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है अमन के लिए बनाई, पीस के लिए बनाई गई है। तरक्की भी हर कोई चाहता है, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना एक दूसरे के मुल्कों में, वो भी हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। इसी तरह से डिसआर्ममेंट, आज कोई नहीं चाहता है कि जंग हो, ज्यादा से ज्यादा वेपन दुनिया में आए। आज हर एक मुल्क का यह मकसद होता है कि हम वॉर से दूर रहें। वॉर से हम तब दूर रह सकते हैं जब हम वेपन से दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम कंपटीशन लगाएंगे, आर्म्स रेस में हम कंपटीशन लगाएंगे, तो वेपन कम नहीं होंगे, वेपन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आपको यहां पे भी क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ द आसियान, तो आप यही लिखोगे रीजनल कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ पीस, फॉर डेवलपमेंट, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर एजुकेशन, फॉर इकोनॉमी, फॉर सोशो कल्चरल चेंजेस। हर किसी शोबे के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। और इसी यहां पे ही आपको एक और क्वेश्चन आता है आसियान में, वो है व्हाट इज मींट बाय विजन 2020। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है आपको आसियान में ही, विजन 2020। ऐसा लग रहा है इसी साल कोई क्वेश्चन ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, क्योंकि आज 2020 चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसी साल कोई और चेंज हुई है हमारे सिलेबस में। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मींट बाय विजन 2020। इसके लिए आपको लिखना है, यह बात है 1997, क्योंकि आसियान जो ग्रुप है ये हर साल या 2 साल बाद आपस में मिलते हैं, सुमिट्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो 1997 का सुमिट जो है, 1997 की जो मीटिंग है आसियान मुल्कों की, वहां पे इन्होंने जब तफसीलन बात की हमारे मुल्कों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मौजूद है, कौन कौन से डिस्प्यूट्स मौजूद है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है, कहां पे हमें कमी है, कहां पे हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या क्या हमें करना है आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कॉपरेशन को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रखें। तो 97 में इन्होंने तफसीलन बात की। लेकिन जब लिस्ट बनी, लिस्ट बहुत लंबी बनी, यानी ये देख रहे थे कि हमारे मुल्कों में, आसियान के मुल्कों में क्या क्या प्रॉब्लम्स मौजूद है, कहां पे हमें क्या कुछ करना है, आगे बढ़ने के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो पता चला ये दिनों की बात नहीं है, ये महीनों की बात नहीं है, ये सालों की बात नहीं है, बल्कि इसमें बहुत एक लॉन्ग टर्म, लंबा समय लगेगा इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था लिस्ट को देख के ये हिम्मत हारे, कहेंगे नहीं जी लिस्ट बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। इन्होंने वहां पे ही 97 में फैसला किया, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, यानी विजन 2020। ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो 1997 में इन्होंने बनाया, फ्रेम किया 1997 में। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने टारगेट रखा। 1997 में इन्होंने टारगेट रखा इन्होंने 2020, यानी इन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, हम इसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने टाइम के लिए एक मतलब टारगेट रखा, वो टारगेट इन्होंने रखा 2020, यानी 2020 तक इन्होंने नजर रखी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की। तो विजन 2020 एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो 1997 की सुमिट में आसियान के मुल्कों ने पास किया, और उन्होंने यह बताया हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपस के मुल्कों में वो हम दूर करेंगे, लेकिन कब तक, 2020 तक। हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, कहां तक, 2020 तक। यानी जितनी भी चीजें हैं एक एक करके, यानी ये सारी चीजें हम 2020 में खत्म करेंगे नहीं, 2020 तक हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट का नाम है विजन 2020। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज मींट बाय विजन 2020?
ये एक डॉक्यूमेंट है जो आसियान के मुल्कों ने 1997 में पास किया। तो उन्होंने कहा कि 2020 तक हम अपने रीजन के सारे मसाइल दूर करेंगे, हम अपने रीजन को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने रीजन को दुनिया के साथ कंपीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है विजन 2020। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है आसियान में, क्योंकि यूनिट का नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आपको लग रहा है कि आसियान एक्ट कर रहा है इस वक्त दुनिया में? आसियान बन चुका है दुनिया में एक सबस्टिट्यूट। किसका सबस्टिट्यूट? इकोनॉमी का सबस्टिट्यूट एंड पॉलिटिकल पावर का सबस्टिट्यूट। क्योंकि पहले ये जो लेवल थी ये सिर्फ यूएस के लिए थी। जब भी दुनिया में बात हो रही थी, इकोनॉमी का बादशाह कौन? यूएसए। पॉलिटिक्स में आगे कौन? यूएसए। मिलिट्री में आगे कौन? यूएसए। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। अब मैदान में बहुत सारे ममालिक कूद चुके हैं जो इस वक्त यूएस के साथ वो कंपीट कर रहे हैं। तो हमें यहां पे बताना है आसियान में ऐसा क्या है कि हम इसको नाम दे सकते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर का, हम इसको नाम दे सकते हैं एक सबस्टिट्यूट का। तो इसके लिए मैंने आपको परसों भी बताया, यूरोपियन यूनियन में इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि ये आसियान या यूरोपियन यूनियन ये अमेरिका से बहुत आगे गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कहेंगे रेस में ये दौड़ रहे हैं। कोई 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 5 पे है, कोई 8 पे है। लेकिन अगर ये रेस जारी रही तो एक वक्त आ सकता है कि ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जिस तरह आपने परसों देखा, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे शोबों में, हर शोबे में नहीं लेकिन बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहां पे यूरोपियन यूनियन इस वक्त नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो इसी तरह से आसियान, अगर ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटी सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, मगर ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी मिसाल है, आज आसियान जो है, आसियान इस वक्त पहुंचा है वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यानी आज से 5 साल पहले हम बताते थे आसियान इज ऑन नंबर 9th इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम शेयर देखेंगे, जहां पे हम हमेशा कहते हैं यूएसए इज नंबर 1, लेकिन यहां पे आप देखो 5 साल पहले आसियान 9वें नंबर पे था वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन आज की डेट में आसियान पहुंचा है 6th नंबर पर, जिससे साफ पता चलता है जो इन्होंने रखा था विजन 2020, इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 100% इन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया होगा। अब पता चलेगा इस साल जब ये सुमिट बुलाएंगे, तभी ये नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में जो कोविड-19 जो एक पैंडेमिक चल रही है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पूरी दुनिया में, उससे ये सुमिट्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आने वाले कल में जब ये सुमिट बुलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि विजन 2020 में इन्होंने क्या खोया, इन्होंने क्या पाया, वो हमें पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसका कोई और विजन नाम रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे चीजें जो है वो इन्होंने पार की है। तो यहां पे आप देखिए आसियान इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इससे लग रहा है कि ये एक ऑल्टरनेटिव सेंटर बन चुका है इकोनॉमी में। उसके अलावा मैं आपको परसों भी बता रहा था डेवलपमेंट मीन जीडीपी। ये क्या मतलब है डेवलपमेंट मीन जीडीपी? हायर द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, हायर विल बी द डेवलपमेंट। जिस मुल्क का जीडीपी ज्यादा होगा, जिस मुल्क का जीडीपी हमेशा पॉजिटिव में चलता होगा, तो वो इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आसियान के मुल्कों में यही देखा गया है, आसियान में यही देखा गया है। हर साल हमने कभी भी नहीं देखा आसियान पीछे हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। हमने यही देखा आसियान का जीडीपी जो है वो 1.52%। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। 1.5% से लेकर 2% तक हर साल आसियान का जीडीपी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है।
आसियान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जीडीपी का बढ़ना यह भी हमें जतलाता है कि आसियान जो है ये सबस्टिट्यूट बन रहा है फॉर द इकोनॉमिक पावर। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि इस वक्त वही यूएस जो एक दिन इनकी तरफ देखता भी नहीं था, आज यूएस चाह रहा है कि मैं आसियान के मुल्कों में इन्वेस्ट करूं, और उन्होंने इन्वेस्ट किया भी है। बड़े बड़े जो बिग पावर्स है इकोनॉमी में, जैसे कि हमने परसों ही बात की यूरोपियन यूनियन की, चाइना की हम बात करेंगे, या बड़े बड़े मुल्कों की हम बात करेंगे, वो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं किसके साथ? आसियान के साथ। तो उनका ट्रेड करना आसियान के साथ इस बात को जतलाता है कि इकोनॉमी में आसियान जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मुल्क ममालिक जो है बड़े बड़े वो चाह रहे हैं आसियान के साथ ट्रेड करने के लिए। इससे भी लगता है कि आसियान जो है वो है ऑल्टरनेटिव सेंटर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। और जहां तक पॉलिटिकल पावर की बात है, पॉलिटिकल पावर में आपको मैंने परसों भी बताया, यूएन के जो मेंबर्स होते हैं वो मुल्क ही होते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों को या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे ऑब्जर्वर का दर्जा भी दिया जाता है। जिस तरह आपने देखा यूरोपियन यूनियन वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन मजबूर हुआ यूरोपियन यूनियन को ऑब्जर्वर का दर्जा देने के लिए। तो यहां पे भी आपको यह बात याद रखनी है, आसियान जो है, आसियान भी है एज ऑब्जर्वर इन यूएन। यूएन में एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है आसियान, जिससे पॉलिटिकल पावर पता चलता है आसियान का। और जब भी बड़े बड़े समिट्स होते हैं, जब भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो आसियान के मुल्कों को वहां पे बुलाया जाता है। तो दिस शोज द पॉलिटिकल पावर ऑफ आसियान। आसियान चूंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसके फीचर्स या इसके बाकी चीजें भी कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन। तो आज हमारा दूसरा सेंटर जिसका नाम है आसियान कंप्लीट हुआ, क्योंकि 3 सेंटर्स हमें पढ़ने थे, एक था यूरोपियन यूनियन और दूसरा था आसियान। आज हमने 2 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम तीसरे ऑल्टरनेटिव सेंटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चाइना।